नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बायोलॉजी की इस क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आज अपने साइंस के अंदर बायोलॉजी की एक शाखा यानी कि बायोलॉजी ब्रांच को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बायोलॉजी को अपने बिल्कुल जीरो से लेकर पूरा का पूरा 100% तक पढ़ेंगे। आपके कंपटीशन हर एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो महत्वपूर्ण भाग है उन सभी विषयों पर अपने चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है विद्यार्थियों कि बायोलॉजी के अंदर अपने जो आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एग्जामिनेशंस जो होने वाले हैं, आरआरबी ग्रुप डी जो आपका होने वाला है, और साथ ही साथ जितने भी आपके राज्य के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ करवाई जा रही हैं अर्थात स्टेट लेवल की सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए अपने इस सेक्शन को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि आपकी हर एक परीक्षा के अंदर अति उपयोगी है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो सबसे पहले बायोलॉजी का अपने पढ़ेंगे आज सिर्फ अपने इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि आज अपने सिर्फ और सिर्फ इसका परिचय पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अपने ये जानेंगे कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है, बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है, और बायोलॉजी के बारे में यानी कि जीव विज्ञान के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बायोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने सिद्धांत दिए, जीवों के बारे में बताया, प्राणी क्या होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, इन सभी छोटे छोटे विषयों पर आज अपने चर्चा करेंगे। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी जो शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, यानी कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी को दो भागों के अंदर अपने बांटकर इस प्रकार से पढ़ते हैं, बायोस प्लस लोग्स, यानी कि बायोस। बायोस जो वर्ड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बायोस का मतलब होता है सजीव। बायोस का मतलब होता है सजीव अर्थात लिविंग। लिविंग का मतलब जो जीवित है, जो जीवधारी है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या है, प्राणी है, यानी कि सजीव। लोग्स का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अध्ययन करना, टू स्टडी, अध्ययन करना, या अपन कह सकते हैं टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो आप बायोलॉजी के बारे में क्या समझे? आपने बायोलॉजी के बारे में यह जाना सिंपल भाषा के अंदर कि बायोलॉजी बायोस प्लस लोग्स या बायोस प्लस लॉगी, यानी कि बायोलॉजी यानी कि सजीवों का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसे बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है या जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने एक शब्द आया जीव, तो सबसे पहले मैं यहीं से प्रारंभ करूंगा, बिल्कुल जीरो से। आप बायोलॉजी को एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ें, एक कहानी की तरह से पढ़ें। मैं बात करने जा रहा हूं जीव के बारे में, यानी कि सजीव, यानी कि जीव, ऑर्गेनिज्म क्या है। जीव के बारे में जब पृथ्वी का विकास हो रहा था, संपूर्ण रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर जीवों के विकास तक अगर अपने बात करें तो सर्वप्रथम जीव के बारे में कैसे पता चला, सर्वप्रथम किसने बताया कि कोई जीव है वो सजीव कैसे हो सकता है, ऑर्गेनिज्म क्या है, जीव क्या है, प्राणी क्या है। तो अपन बात करते हैं सजीव की, यानी कि जो लिविंग है। तो लिविंग अपने किसी भी जीव को कैसे कह सकते हैं, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को अपने कैसे कह सकते हैं कि ये एक प्राणी है, ये एक जीव है, या ये एक लिविंग प्रक्रिया के अंदर है, या एक सजीव है। तो ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, जीव के बारे में या सजीव के बारे में अपने यह कह सकते हैं कि सजीव ऐसे हो सकते हैं जो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। इंसान को ले लीजिए, ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें तो अपने सांस लेते हैं, रेस्पिरेशंस करते हैं। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं अर्थात श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो पहला इसका बिंदु क्या आ सकता है कि सजीव को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कह सकते हैं कि ये जो चीज है, ये जो वस्तु है वो एक सजीव है या ये एक जीव है। तो आप कह सकते हो रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया करने वाला, जो श्वसन करते हैं। 2 नंबर पर बात करते हैं अपने ग्रोथ और एवोल्यूशंस। ग्रोथ
ग्रोथ की बात करें यानी कि वृद्धि, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास यानी कि जो वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं अपने आप के अंदर, अपनी संरचना में, अपनी स्ट्रक्चर में, अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर की जो विकास करते जा रहे हैं, कंटिन्यूटी जो इसका डेवलपमेंट हो रहा है यानी कि एवोल्यूशन जो हो रहा है ना, तो वो किस कैटेगरी के अंदर रखा गया? सजीव यानी कि जीव की कैटेगरी में। अब अगर बात करें तो सजीव और क्या कर सकते हैं? श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, नंबर 1 वृद्धि और विकास की प्रोसेस होती है जिसके अंदर, उसको भी सजीव कह सकते हैं। नंबर 3 डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब है पाचन, है ना, जो भोजन करने के बाद में भोजन को पाचन करने की क्षमता रखते हैं, भोजन को पचाने की क्षमता करते हैं, उसे भी अपने कह सकते हैं वो एक जीव है या सजीव है। डाइजेशन के बाद में अगर अपन बात करें तो चौथा इसके अंदर बिंदु आता है लिविंग्स के बारे में। लिविंग्स के बारे में एक्सक्रीशन यानी कि एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, पाचन के पश्चात जो उत्सर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, उत्सर्जन जैसी प्रक्रियाएं करते हैं, इसको अपने कह सकते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन यानी कि, है ना, अपने पढ़ते हैं ना ह्यूमन बॉडी के अंदर उत्सर्जन तंत्र, है ना, अपने पढ़ेंगे मानव फिजियोलॉजी, जब अपने पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी अर्थात मानव शारीरिकी के अंदर अपने सारी बातें, सारे तंत्र, सारे सिस्टम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उन्हीं के अंदर अपने एक सिस्टम आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। अगर बात करें नेक्स्ट अपने जो इसका 5वां बिंदु आता है वो आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 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 का मतलब क्या हो गया? पोषण, पोषण, जो पोषण प्राप्त करते हैं यानी कि पोषण, है ना, तो अपने कह सकते हैं कि पोषण जो लेते हैं वो भी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सजीव की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? सजीव की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो आप कह सकते हो पोषण करते हैं अर्थात क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशन कर रहे हैं। आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं यानी कि प्रजनन की जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो भी क्या है? सजीव है। तो किसी भी जीव को अपने कैसे पहचान सकते हैं? किसी भी जीव के बारे में कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु वो लिविंग है अर्थात सजीव है? तो आप इन बेसिस पर, इन कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर कह सकते हैं कि ये जीव है यानी कि सजीव है, जो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, वृद्धि एवं विकास होता है, पाचन की प्रक्रिया जिसमें कंप्लीट होती है, उत्सर्जन जो करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं खाए हुए भोजन को, और पोषण न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं अर्थात प्रजनन की जो प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। यहां तक मेरी बात आपको शायद समझ में आई होगी। अब अगर बात करें नेक्स्ट कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति तो हुई, लेकिन बायोलॉजी शब्द के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने? कैसे पता चला कि जीवों का अध्ययन किसी एक रचना में, किसी एक शास्त्र में, किसी एक कृति में किया जाए, है ना? तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो नामकरण था यानी कि नोमेनकल्चर, जो सर्वप्रथम इसका नामकरण था, है ना, बायोलॉजी शब्द का जो नामकरण था ये लेमार्क नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। लेमार्क नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। लेमार्क नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था जो कि फ्रांस के थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर 2, बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी के नामकरण के संदर्भ में एक वैज्ञानिक का नाम आप और पढ़ते हैं, ट्रेविरेनस भी इसको कहते हैं, ट्रेविरेनियर्स यानी कि ट्रेविरेनस जो वैज्ञानिक थे ये जर्मन के थे यानी कि जर्मन के ये एक जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे। 1802 के अंदर 1802 के अंदर लगभग इन्होंने बायोलॉजी शब्द को दिया था अर्थात बायोलॉजी शब्द का नामकरण किया था। ठीक है ना? तो ट्रेविरेनस के बारे में पता चला। तो ट्रेविरेनस भी बहुत बार एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके नामकरण के अंदर बायोलॉजी के बारे में बताने के अंदर ट्रेविरेनस का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ तक अपन बात करते हैं नॉर्मल इसकी इंट्रोडक्शंस की। ठीक है, इंट्रोडक्शंस की बात की आपके सामने, आपको पता चला कि किस प्रकार से बायोलॉजी शब्द का नामकरण किया गया, किन दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की भूमिका इसके अंदर रही है।
नंबर 2 बात आपको पता चला कि बायोलॉजी शब्द का तात्पर्य क्या है, बायोलॉजी शब्द किन 2 शब्दों के मिलने से बना है, किस भाषा से बायोलॉजी शब्द को लिया गया है। नंबर 3 बात, बायोलॉजी अर्थात सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो सजीवों के बारे में पता चला कि किसी भी वस्तु को सजीव कैसे कह सकते हैं, जीव कैसे कह सकते हैं, जीवों के विकास से लेकर अभी तक अपने कैसे पहचानते हैं कि कोई भी वस्तु वो एक सजीव है अर्थात लिविंग है। अब मुद्दा ये खड़ा होता है कि जीवों के विकास से लेकर अर्थात जब जीवों का विकास हुआ, सजीव का विकास हुआ, पृथ्वी पर जीव का निर्माण हुआ, तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि जीवों को बांटा किसने, है ना। सर्वप्रथम बात करते हैं कि सजीव जो प्राणी थे उनका वर्गीकरण किसने किया, कैसे पता चला कि ये सजीव हैं अर्थात ये जीव हैं, कैसे पता चला ये जानवर हैं अर्थात प्राणी हैं, कैसे पता चला ये एक पेड़ पौधे हैं अर्थात प्लांट्स हैं, पादप हैं, है ना। तो इनको सर्वप्रथम किसी ने बांटा होगा, पढ़ने के दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से इसका वर्गीकरण किया गया होगा। तो चलो वर्गीकरण के अंदर अगर अपने देखें तो सबसे पहले कभी भी अपने जब बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम आपको पढ़ने में मिलता है, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कार्ल लिनियस बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सर्वप्रथम कार्ल लिनियस ने ही क्या किया था, लिविंग्स का क्लासिफिकेशन किया था, सजीव प्राणियों का वर्गीकरण किया था, है ना, सजीव प्राणियों का वर्गीकरण किया था। तो आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स यानी कि सजीवों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले इन्होंने 2 भागों के अंदर जीव को बांटा, सजीवों को 2 भागों के अंदर इन्होंने बांटा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि कोई भी सजीव है वो प्लांट्स हो सकते हैं यानी कि पादप हो सकते हैं। नंबर 2 दूसरा भागों में इन्होंने बांटा एनिमल्स को, एनिमल्स यानी कि प्राणी हो सकते हैं, है ना, क्या हो सकते हैं, प्राणी। इन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन जब दिया तो 2 भागों के अंदर अपने सजीवों का क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी सजीव है वो 2 प्रकार से बायोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है, 2 प्रकार से अपने अध्ययन कर सकते हैं सजीव का, या तो पेड़ पौधे पादप प्लांट सजीव की कैटेगरी में आते हैं और या किसकी कैटेगरी में एनिमल्स यानी कि प्राणी है वो सजीव की श्रेणी में आते हैं। तो ये 2 भागों के अंदर बांटा, इसीलिए इस वर्गीकरण को 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस भी कहा जाता है। 2 किंगडम यानी कि द्विजगत वर्गीकरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि द्विजगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। यहां तक बात समझ में आई है क्या, कंप्लीट है क्या, कि जीवों को कैसे बांटा, सजीव को सर्वप्रथम, लिविंग्स को किसने सर्वप्रथम 2 भागों के अंदर विभाजित किया अध्ययन की दृष्टि से, प्लांट्स और एनिमल्स में कार्ल लिनियस ने किया। लिनियस ने क्या बताया कि या तो प्राणी हैं वो सजीव की श्रेणी में आ सकते हैं या प्लांट यानी कि पेड़ पौधे आ सकते हैं, पादप आ सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहां तक बात समझ में आने लग रही है क्या। अब किस बेसिस पर किया, किस आधार पर इन्होंने 2 भागों के अंदर इसको कैटेगराइज किया, 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया कि जो आपके सजीव हैं विद्यार्थियों, जो आपके सजीव हैं लिविंग्स हैं, उसको 2 भागों में किस आधार पर, किस बेसिस पर, है ना, किस आधार पर इन्होंने बांट दिया। तो बात करते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल भाषा के अंदर सर्वप्रथम इन्होंने नोट किया भोजन, फूड, और दूसरा संरचना। इन्होंने देखा कि कोई भी एनिमल, कोई भी प्राणी, कोई भी सजीव है वो भोजन की प्रक्रिया किस प्रकार से पूर्ण कर रहा है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है यानी कि उसकी संरचना कैसी है। और संरचना के बेसिस पर 2 शब्द आपको बायोलॉजी के अंदर पढ़ने को मिलते हैं, एक तो
मोर्फोलॉजी यानी कि मोर्फोलॉजी के बेसिस पर, और एक एनाटॉमी के बेसिस पर। अब बात करते हैं कि इन दो शब्दों का तात्पर्य क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही मनोभावना से आपको इसको अच्छे से समझना है ना। मैंने क्या कहा कि लिविंग्स को यानी कि सजीव को, यानी कि लिविंग्स को किन दो भागों में बांटा, प्लांट्स में और किसके अंदर, एनिमल्स में यानी कि प्राणियों में, अध्ययन की दृष्टि से। ठीक है, लेकिन किसी ना किसी आधार पर तो बांटा होगा, कैसे ना कैसे तो लिनियस को पता चला होगा कि भाई ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पौधा है और ये जानवर है ना। तो पेड़ पौधे और जानवर उन्होंने जब इसको वर्गीकृत किया तो कोई ना कोई आधार लिया गया होगा। किस बेसिस पर इन्होंने वर्गीकृत किया, आधार क्या था, एक तो था भोजन करने की प्रोसेस, फूड, और एक उसकी स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात करते हैं अपने तो मोर्फोलॉजी यानी कि उसकी मोर्फोलॉजी इसने देखी, यानी कि उसका आकार देखा, आकारिकी मोर्फोलॉजी का मतलब आकारिकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी पेड़ पौधा या किसी भी प्राणी जानवर का आंतरिक भाग यानी कि आंतरिक भाग का अध्ययन। यानी कि आपने किसी भी पेड़ को काटा, उसके तने को काटा और तने को काट कर उसके बीच की कोशिकाओं का जो आपने अध्ययन किया है ना। ह्यूमन बॉडी को काटा और ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों है ना, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ा, लिवर्स के बारे में पढ़ा, किडनी के बारे में पढ़ा, हार्ट के बारे में पढ़ा है ना, आपके स्टमक के बारे में आपने पढ़ा। तो ये सारे के सारे आपके आंतरिक भाग है, यानी कि ये आपकी किस पार्ट के अंदर पढ़ी जाती है, ह्यूमन एनाटॉमी के पार्ट में पढ़ी जाती है ना, ह्यूमन एनाटॉमी के पार्ट में। मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी, उसका आकार, उसकी बाहरी संरचना है ना, उसकी बाहरी संरचना, उसका जो बाहरीपन है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये बाहरी संरचना के आधार पर इन्होंने ये प्लांट्स और एनिमल को वर्गीकृत किया। क्या किया, वर्गीकृत किया। यहां तक बात आपको आशा करता हूं बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। ठीक है। अक्सर क्या रहता है विद्यार्थियों, कभी भी अपन जब बायोलॉजी को प्रारंभ करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी को ही आधार माना जाता है ना। क्यों, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, मानव शरीर के जो तंत्र हैं, अंग हैं है ना, इनका वेटेज ज़्यादा रहता है ना। यहाँ से प्रश्न हैं वो ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। किंतु जब अपने बायोलॉजी को जीरो से प्रारंभ कर रहे होते हैं तो आप इसको परिचय से प्रारंभ कीजिए। आप इसको अध्ययन की दृष्टि से ही ऐसे पढ़िए कि जीवों को कैसे बांटा गया, कौन कौन से वैज्ञानिकों की इसके अंदर भूमिका रही, कब बांटा गया, किस किस बेसिस पर, किस किस आधार पर इनको पढ़ा गया है ना। तो ये आपका जीरो से यहाँ से प्रारंभ होता है। चलो अपने इसी चीज़ को आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ में आई होगी कि कार्ल लिनियस की अपने सजीव को वर्गीकृत करने के अंदर या जीवों को पढ़ाने के अंदर कैसी कैसी भूमिका रही, क्या क्या योगदान रहा। कंप्लीट। तो इसने सर्वप्रथम टू किंगडम आपका क्या दिया, क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्ल लिनियस ने दिया ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दो भागों के अंदर बांटकर आपने इसको पढ़ा। और ये जो कार्ल लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लगभग बताया जाता है 1735 के अंदर दिया था। बड़ी ही पुरानी बात होगी। 1735 का मतलब समझते हो, भारत के अंदर उस समय मुगल काल चल रहा था है ना, मुगल प्रशासन था, मुगल साम्राज्य चल रहा था। अर्थात औरंगजेब 1707 है ना, औरंगजेब की मृत्यु के कुछ ही समय पश्चात है ना। तो उस समय कार्ल लिनियस जो है वो इस चीज़ की खोज कर रहे थे। इन्होंने इस समय क्या सजीवों को अध्ययन की दृष्टि से ले लिया था और दुनिया को बता दिया था कि लिविंग्स को कैसे पढ़ा जाता है और लिविंग्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। चलो अपने आगे करते हैं बात। ठीक है, इसके बाद में टू किंगडम आपके क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आपका पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। एक विज्ञानी का नाम आता है R.H. विक्टर, ठीक है ना, R.H. विटेकर। तो R.H. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है, R.H. विटेकर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। R.H. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था जीवों का,
R.H. व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था जीवों का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो 5 भागों में किया था, इसीलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि आप जीवों को, आप लिविंग्स को केवल पौधों और सजीव के अंदर ही, यानी पौधे और जानवर, प्राणी, एनिमल्स, इनके अंदर ही बांटकर आप बायोलॉजी पूरी नहीं पढ़ सकते। बायोलॉजी अर्थात जीवों को पढ़ने के लिए 3 प्रकार के जीव और इसके अंदर शामिल किए गए। तो इन्होंने कौन कौन से पांच कौन कौन से प्राणी बताए, कौन कौन से 5 इसने भाग बताए वर्गीकरण के दौरान। तो इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम आप मोनेरा को पढ़ोगे, है ना, मोनेरा यानी कि मोनेरा, है ना, मोनेरा जगत के अंदर कितने प्राणी आते हैं, कौन कौन से प्राणी आते हैं, डिस्कशन करेंगे अभी। सबसे पहले मैं इसको एक बार लिख दूं या आप इसको एक बार समझ लो। मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटिस्टा। दूसरा इन्होंने क्या दिया, प्रोटिस्टा दिया, है ना, प्रोटिस्टा जगत के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं ये बताया। तीसरा इन्होंने क्या दिया, फंगी, है ना, फंगी, या जिसको आप कवक कहते हैं, कवक जगत इसने दिया। 4 नंबर पर इन्होंने बताया प्लांटी या प्लांट्स यानी कि पादप। और 5 नंबर इन्होंने बताया इन्होंने 5वां जगत बताया एनिमीलिया यानी कि प्राणी, यानी कि एनिमल्स। यहां तक बात समझ में आने लग रही है क्या? बिल्कुल कंप्लीट। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि R.H. व्हिटेकर ने सर्वप्रथम 5 जगत का वर्गीकरण किया जीवों का। कितने जगत का किया प्यारे विद्यार्थियों? 5 जगत का वर्गीकरण किया। सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभी हाल फिलहाल रीट का जो एग्जाम हुआ था इसके अंदर R.H. व्हिटेकर से संबंधित एक प्रश्न पूछा भी गया था। R.H. व्हिटेकर से संबंधित एक प्रश्न पूछा भी गया था, शायद ऑप्शन में था ये R.H. व्हिटेकर, है ना। क्वेश्चन को पढ़ना अगर आपके पास एग्जाम होगा तो। मैंने क्या बताया, 5 जगत के अंदर R.H. व्हिटेकर ने क्या किया था, सजीवों को वर्गीकृत किया। कौन कौन से, साथ में ध्यान से पढ़ना अच्छे से। मोनेरा के अंदर प्राणियों को बांटा, प्रोटिस्टा के अंदर बांटा, फंगी कवक के अंदर बांटा, प्लांट्स पेड़ पौधे, और प्राणी यानी कि एनिमल्स यानी कि एनिमिलिया। यहां तक बात में समझ में आई कि कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। लेकिन इन्होंने जो आधार लिए, इसको 5 को, प्राणियों को या जीवों को, सजीवों को बांटने के जो आधार इन्होंने लिए वो थोड़े अलग थे, है ना। आधार जो किस बेसिस पर इन्होंने 5 जगत के अंदर बांट दिया, है ना, तो ये थोड़ा सा आप समझ लो अच्छे से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने क्या कहा कि किस बेसिस पर, किस आधार पर, ठीक है, किस आधार पर इन्होंने 5 जगत के अंदर जीवों को वर्गीकृत किया, 5 जगत में जीवों को वर्गीकृत किया। सबसे पहले ये जान लें कि R.H. व्हिटेकर ने कब इसका वर्गीकरण किया था। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ना। 5 जगत के अंदर कभी बांटा था इसको, तो लगभग बताया जाता है 1969 का, पूरा जो टाइम है ना, 1969 के अंदर 5 जगत के अंदर इन्होंने सरलता से इनको बांटकर अध्ययन की दृष्टि के अंदर सामने लाया। यानी कि 1735 के अंदर कार्ल लिनियस ने 2 जगत का वर्गीकरण दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। तो लगभग इसके 200 साल बाद, 200 ईयर, है ना, 200 साल, तो लगभग 200 साल बाद में R.H. व्हिटेकर ने क्या किया, 1969 में 5 जगत का वर्गीकरण आपके सामने रख दिया कि जीवों को आप 5 प्रकार से पढ़ सकते हैं। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर जो जीव हैं वो इन 5 कैटेगराइज के अंदर आप इसको बांटकर पढ़ सकते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? यानी कि 5 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब इन 5 जगतों के अंदर अलग अलग प्राणी इसने बताई। बात करते हैं बेसिस की, वापस लौटते टॉपिक पर। बेसिस क्या था, आधार क्या था? तो सबसे इंपॉर्टेंट आधार इन्होंने लिया सेल, यानी कि कोशिका। सबसे पहले कोशिका के बारे में इन्होंने 5 जगतों का आधार रखा कि कोशिका के आधार पर बांटा जाए। कोशिका के आधार पर, कोशिका मतलब जहां से जीव की उत्पत्ति हुई, प्राणी बना,
जीव बना, सजीव बना, तो सजीव कैसे बना, सजीव की सबसे छोटी से छोटी इकाई कैसे प्रारंभ हुई, है ना। तो इकाई थी कौन, और इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी थी किसी भी जीव की, तो वो थी जी कोशिका, सेल, है ना। बायोलॉजी के अंदर इसको साइटोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, है ना। अलग से पढ़ेंगे अपने कोशिका विज्ञान, अलग से अपने इसको पूरा डिफाइन करेंगे, है ना। कोशिका विज्ञान के अंदर अपने सारी की सारी बातें पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है, क्या क्या इसके अंग होते हैं, कोशिकांग क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैं इतना ही आपके सामने डिस्कस करूंगा, इतना ही अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कोशिका के आधार पर कैसे बांटा। तो इन्होंने कहा कि कोई भी जीव है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो सकता है। कौन कौन सी दो प्रकार की कोशिकाएं, तो ध्यान देना, इन्होंने कहा कि दो प्रकार की कोशिकाओं के आधार पर, दो प्रकार की, एक तो हो सकता है कोई भी जीव यूनिसेलुलर, और एक हो सकता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मीन्स क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक कोशिकीय जीव। और नंबर 2 दूसरा हो सकता है आपका बहुकोशिकीय। अब नाम से ही आपको पूरी की पूरी बात समझ में आने लग रही है कि एक कोशिकीय का मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसा जीव जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जा रही है, एक सिंगल सेल पाई जा रही है, एक ही कोशिका से पूरा का पूरा जीव बनते जा रहा है, एक ही कोशिका से सारा का सारा जीव बन रहा है, एक ही कोशिका से वो जीव सांस भी ले रहा है, रिप्रोडक्शंस भी कर रहा है, एक ही सेल से वो क्या कर रहा है, ग्रोथ और विकास भी कर रहा है, एक ही कोशिका से वो क्या कर रहा है, पाचन की प्रक्रिया को पूरा करने लग रहा है। तो ये सारी की सारी चीज जो एक ही कोशिका के द्वारा जीव में हो रही है, या जो एक ही कोशिका से पूरा का पूरा जीव है, निर्मित है, बना है, उसको कहा गया एक कोशिकीय जीव। मल्टी सेलुलर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुकोशिकीय जीव, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं, है ना, एक से अधिक जो कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर कोई भी बॉडी बनी है, उनसे मिलकर किसी भी जीव का निर्माण हुआ है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर रखा गया, बहुकोशिकीय जीवों की कैटेगरी में रखा गया। यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आई हो? ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी प्यारे विद्यार्थियों। नोट भी साथ साथ में करते चले जाएं, बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई आपको। आर.एच. विक्टिकर ने क्या बताया, तो आर.एच. विक्टिकर के द्वारा सन 1969 के अंदर 5 जगतों में किसी भी सजीव को बांटा गया, और उन्होंने सबसे पहला आधार बताया कोशिका, दूसरा आधार वही भोजन, और तीसरा आधार क्या बताया उन्होंने, किसी भी शरीर की आकार की, उसकी संरचना, उसकी स्ट्रक्चर। यहां तक बात समझ में आने लग रही है क्या कंप्लीट? अब बात करते हैं जी आगे, है ना। अब आगे इसके अंदर क्या पढ़ेंगे ये थोड़ा सुन लीजिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। कल इसके अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने ये बात करेंगे कि एक कोशिकीय जीव के अंदर इनमें से कौन कौन से जगत रखे गए, और बहुकोशिकीय कैटेगरी के अंदर इनमें से कौन कौन से प्राणी, कौन कौन से जो आपके जगत है उनको रखा गया, है ना। तो ये सारी की सारी चीज अपने ब्रीफ के अंदर समझेंगे एक बार संक्षेप के अंदर, है ना। जब क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ने लग रहे होंगे तब इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। वास्तव के अंदर यहाँ से मैं कौन सा टॉपिक उठाने जा रहा हूं, वास्तव में यहां से माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपने सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बैक्टीरिया एंड वायरसेस, यानी कि जीवाणु और विषाणु, है ना। तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें से कौन से जगत में बैक्टीरिया को रखा गया, बैक्टीरिया एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, पूरी की पूरी चर्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। यहां तक अपने बायोलॉजी का परिचय था जो मैंने बिल्कुल आपको सिंपल साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। यहाँ से बड़े ही प्रश्न बनते हैं आपके, है ना। तो ध्यान रखना ये चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ से करनी पड़ेंगी। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, वायरस को पढ़ेंगे, फिर कवकों को पढ़ेंगे, पादपों को और एनिमल्स को, है ना। तो फिर सीधा ही अपने एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें मानव शरीर की, है ना, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ तक बात समझ में आई है क्या? ठीक है।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बताने की आवश्यकता है नहीं आपको, ठीक है। आपको सेशन समझ में आया होगा, आप खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने आप, और सब्सक्राइब भी करेंगे अपने एग्ज़ाम डेस्टिनेशन चैनल को, है ना। फिर से प्रारंभ अपने इसको कर दिया है, तो ध्यान रखना। अब कंटिन्यूटी आपके लेक्चर आएंगे, कंटिन्यूटी वीडियोज़ बनेंगी, कंटिन्यूटी आपका पूरा का पूरा जीव विज्ञान का सिलेबस यहाँ पर RRB CBT 2 NTPC का और RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो CBT 1 है ना, जैसा भी है, और जितनी भी आपकी स्टेट लेवल की परीक्षाएं, ग्राम सेवक को ले लीजिए, सेकंड ग्रेड आने वाली है ना, तो जितनी भी आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं उनको सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये बायोलॉजी का, साइंस का ये जो पोर्शन आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, फिर अपने इसको कल वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने, है ना। आप कल अपने इन सभी जगतों को पढ़ेंगे एक एक करके, और इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बैक्टीरिया और वायरस, इसको अपने बड़े ही विस्तार से, बड़े ही प्यारे ढंग से, बड़े ही इम्पोर्टेंट ढंग से आपने इसको पढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।